हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमपी कांस्टेबल जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी पार्ट 2। पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे उसी सीरीज़ में आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके जनरल नॉलेज के पार्ट का जनरल नॉलेज वाले सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल या एमपी में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। स्पेशली व्यापम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना, वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस डेप्थ तक पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर ये पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरीज़ चल रही है तो ये एसआई के लिए भी प्रॉफिटेबल है, ये दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो व्यापम से रिलेटेड कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक क्वालिटी वाले कंटेंट को पहुंचाएं। एक्चुअली में यूट्यूब में अभी इतना सारा कंटेंट है कि आप देखते रहेंगे दिन भर लेकिन आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्वालिटी कंटेंट को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करने का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ भी चालू कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर, सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर किया जाएगा, चाहे वो जनरल नॉलेज का पार्ट हो, लॉजिकल नॉलेज का पार्ट हो, रीजनिंग हो, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, साइंस या अर्थमेटिक, मैथ्स हो। ठीक है, चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, यानी कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। आपसे पूछा गया है कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको डिटेल्ड में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी, कौन इसके प्रेसिडेंट थे और इसके द्वारा किस डेट में क्या चीज़ की गई थी। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेंगे। तो संविधान सभा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, वहाँ उस सारी डिटेल आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के बारे में मिल जाएगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने संविधान को, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपनाया था। मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 कब लागू किया गया, पूरे तरीके से कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। तो अगर कल आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के द्वारा पूर्ण तरीके से भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो क्या उसमें आप ऑप्शन टिक करेंगे 26 जनवरी 1950। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा 26 जनवरी 1950, और ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को,
और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी डैश स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान डैश लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में हिंदी को किस लिपि में, यहाँ क्वेश्चन में आपको लिपि बताना है कि कौन सी लिपि, नंदी नागरी लिपि है या देवनागरी लिपि, ब्राह्मी, गुरुमुखी, किस लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। मैंने कल भी आपको बताया था, मेरे कल वाले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने 8th शेड्यूल को डिस्कस किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल को डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। यानी कि इस 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की राजभाषा हैं, जो कहाँ दी हुई हैं, 8वीं अनुसूची में दी हुई है, 8th शेड्यूल में दी हुई है। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य क्या है, यानी कि राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको याद रखना है, राज्यसभा की वो होती है 250 मेंबर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 250। अब मैं यहाँ पे 250 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब उनका अलग से चुनाव होता है। ठीक है, और कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के अंदर कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या 12 होती है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा 12 ऐसे लोगों को चुना जाता है जो राज्यसभा का, जिनको सदस्य बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो इसकी टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250। लोकसभा की अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, लोकसभा देखिए, लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ होती है 550। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 550। ठीक है, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 550। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जब राज्यसभा के बारे में पूछा गया है तो लोकसभा के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 और रियल अभी जो है वो है 545। रियल स्ट्रेंथ कितनी है, 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था। अगर कल वाला वीडियो आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 1946 में संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर कल ये भी बताया था मैंने कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट को चुना गया था, टेम्परेरी
प्रेसिडेंट को चुना गया था। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखिए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट तो आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो वहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप जाके उसको देखिए, आपको सारी डिटेल पता पड़ जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 विच गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने अनुच्छेद 370 का प्रालेख बनाया जिससे कि जम्मू एवं कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? अब देखिए, कल एक चीज बताई थी मैंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ये कल बताया था मैंने। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर लगा के आ जाएंगे कि साहब जब उन्होंने ही ड्राफ्ट किया है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अम्बेडकर साहब ने, तो आर्टिकल 370 को भी उन्होंने ही ड्राफ्ट किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 स्पेशली अलग से ड्राफ्ट हुआ था और इसको ड्राफ्ट किया गया था गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा। किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, तो उन्होंने ही आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया होगा। ऐसा नहीं है, इसको आर्टिकल 370 को गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और इसी की वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था। लेकिन आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को ये आर्टिकल 370 हटा दिया गया। आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। इस वजह से जो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, विशेष दर्जा अब खत्म हो गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो खत्म हो चुका है। कब खत्म किया गया? डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अगस्त 2019, याद रखिएगा, ठीक है। और अब 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, जिसमें से जो कब बनी? 5 अगस्त 2019 को। किसको हटाया गया? आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो खत्म हो चुका है। आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये सारी चीजें याद रखना है आपको। Which act drastically reduced the boundaries of states and territories in India, organizing them along linguistic lines? ये मैंने कल भी बताया था आपको। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने वहाँ फाजल अली कमीशन के बारे में डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। वहाँ पर आपसे फाजल अली कमीशन के बारे में डिस्कस किया था और ये बताया था कि भारत में राज्यों का जो बंटवारा हुआ है, राज्य की सीमाएं जो बनाई गई हैं, वो लिंग्विस्टिक बेसिस यानी भाषाई रेखाओं के अनुरूप उनको संगठित किया गया है। तो आज वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है लेकिन आपसे दूसरे तरीके से पूछ लिया है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
और इसमें पूछा है कि किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ संगठित किया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर इनमें से नहीं पता है कि स्टेट रीऑर्डरिंग एक्ट 1959, स्टेट रीऑर्डरिंग एक्ट 1963 या स्टेट रीड्राइंग एक्ट 1957 या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इनमें से कौन सा है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है एग्जाम के, इस एग्जाम के हिसाब से। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसका सही आंसर होगा, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत के राज्य और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भारतीय भाषाई रेखाओं के अनुरूप संगठित किया गया है। ठीक है, भाषाई रेखाओं के साथ संगठित किया गया है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। मैं बता दूं आपको कि जब भारत आज़ाद हुआ था और हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय संविधान के अंदर राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिए कि 1950 में भारत में संविधान के अंदर राज्यों को 4 भागों में डिवाइड किया था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और डी। ठीक है, 4 पार्ट थे, ए बी सी डी। इसके अंदर अलग अलग राज्य थे, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि जब संविधान लागू हुआ था तब राज्य 4 भागों में डिवाइडेड थे, ए बी सी डी। ठीक है, भाग ए बी सी डी। ठीक, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, तो क्या हुआ, ये जो चारों पार्ट थे इनको हटा दिया गया, इन 4 पार्टों को हटा दिया गया। ठीक है, खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा इन सबको हटा दिया गया। ठीक है, और संविधान में संशोधन किया गया, 7वां संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1956 में। उसके हिसाब से फिर राज्यों का पुनर्गठन किया गया भाषाई रेखाओं के साथ। ठीक है, भाषाई रेखाओं के साथ राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखना है कि एक तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने जो पार्ट पहले से थे, जो राज्यों के अलग अलग पार्ट थे ए बी सी डी, इनको हटा दिया गया। और फिर दूसरी चीज़, संविधान के अंदर 7वां संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के साथ नए राज्यों को बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो है आंध्र प्रदेश। ये बना था अक्टूबर 1953 में। कब बना था, अक्टूबर 1953 में। तो देखिए ये अधिनियम आने से पहले ही ये राज्य बन चुका था। ठीक है, उससे पहले ये बन चुका था। तो अक्टूबर 1953 में ये आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया जा चुका था। ठीक है, अब थोड़ी सी और इसमें इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं, जो ये है कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो कि संविधान के पार्ट 1 में है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जो कि संविधान के पार्ट 1 में है, ये डील करता है, यानी कि ये किससे संबंध रखता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 जो संविधान के पार्ट 1 में है, ये संबंध रखता है आपका भारत के राज्य एवं उसके सीमाओं से। ठीक है, संघ एवं राज्य यानी कि भारतीय संघ एवं राज्य और उनकी सीमाएं जो भी हैं उनसे डील करता है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल, ये है
पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल टर्म ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी जनरल अवेयरनेस रखते हैं तो आपको पता होगा कि जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, तो फुल टर्म ऑफ लोकसभा क्या है? 5 ईयर्स। फुल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 साल। तो लोकसभा 5 साल के लिए गठित होती है। लोकसभा में जो भी सांसद चुन के आते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, आप जो भी अपने एरिया से जिस किसी भी सांसद को चुन के भेजते हैं वो लोग कहाँ जाके बैठते हैं? वो लोकसभा में बैठते हैं, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लोकसभा में जो सांसद चुने जाते हैं ये डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? डायरेक्टली जनता के द्वारा। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके सांसद जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको जनता के द्वारा चुना जाता है। इसमें एक स्पीकर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके सभा अध्यक्ष जो होते हैं वो स्पीकर, उनको स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होते हैं। ये स्पीकर जो हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसमें से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है। लोकसभा में जो भी रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जिसकी सरकार होती है, उसमें से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, उसके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जितने भी सांसद होंगे, उनमें से किसी वरिष्ठ सांसद को, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके बारे में मैं आपको पूरा एक अलग से लेक्चर डालूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे लोकसभा के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा, सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अब आपको पता हो तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में लिंक बनाने का काम करते हैं। जो गवर्नर होते हैं, प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, वो केंद्र और राज्य के बीच में लिंक बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता हो तो राज्यपाल की नियुक्ति मैंने बताया कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। इनका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है आपसे। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि ये कार्यकाल 5 साल का ही होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनको राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यपाल को हटा कौन सकता है, तो वहाँ भी आपको टिक करना है प्रेसिडेंट। ठीक है, वहाँ भी आपको टिक करना है प्रेसिडेंट। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, राज्यपाल किसी एक राज्य के भी हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, और एक से ज़्यादा राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है और
एक से ज़्यादा भी राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब देखिए आ गया वही क्वेश्चन जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। अभी आपको पता ही होगा 5 साल का, अभी बताया मैंने कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर थोड़ा भी पता है तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता पड़ेगा आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा यूट्यूब चैनल पे, इसी जगह हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सारे सब्जेक्ट के, बस आप देखते जाइए। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है, यानी कि द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कवर्स। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मूल अधिकार में क्या शामिल है, मूल अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है। आतंकवाद संबंधित मामले, टेररिज्म रिलेटेड केसेस, डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद, या फिर क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले, इश्यूज रिगार्डिंग नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता के विषय में मुद्दे। तो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक होता है, पहला होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जिसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पार्टी होती है, मतलब जो भी इसके अंदर जो आते हैं वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वरना नॉर्मल केसेस में क्या होता है, पहले आपको नीचे से चलना होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपना केस लेके जाएंगे, फिर वहाँ बात नहीं बनेगी, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर अगर हाई कोर्ट में भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो आप अपनी अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये सिस्टम चलता है इंडिया में। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि आप अपनी बात को या अपने केस को डायरेक्टली कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये मतलब होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। ये किसका मतलब होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली अपनी अपील जो है वो कहाँ फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये मतलब है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि मूल अधिकार क्षेत्र क्या है और उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में क्या आता है। इसका सही आंसर है डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी कि भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। मान लीजिए कि 2 राज्य हैं XYZ, मान लीजिए 2-3 राज्य हैं जिनमें आपस में विवाद हो जाता है, कोई भी विवाद हो जाता है किसी भी मुद्दे को लेके, तो वो अपने विवाद को लेकर जैसे X और Y राज्य के बीच में विवाद हो गया, ठीक है। अब ये अपने विवाद को लेकर कहाँ चले जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इनको ज़रूरी नहीं है कि ये पहले हाई कोर्ट में जाएं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला लेके जा सकते हैं, ठीक है। या एक राज्य है और उसके खिलाफ 2-3 राज्यों को अपील करना है, या 2 राज्य हैं 2-3 राज्य हैं उसके खिलाफ किसी सिंगल राज्य को अपील करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ राज्य या राज्यों को अपील करना है, कोई केस फाइल करना है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय उन मामलों की डायरेक्टली सुनवाई करेगा, ठीक है। ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन, WRIT, रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और एक होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन आपने देख लिए, 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन आपने देख लिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगा अलग से वीडियो में। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में होता है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी होती है प्रेसिडेंट को। जब भी प्रेसिडेंट किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं तो उसको बोला जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है।
इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक। अब ये बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग है। अगर आपको नहीं, आप थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे या मतलब आप जल्दी जल्दी में ऑप्शन पढ़ा 1956, 50, 1952 और 1947, आप टिक कर देंगे 1947। क्यों? क्योंकि आपको पूछा है किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। आपको लगेगा कि 1947 में भाई भारत आज़ाद हुआ था तो बस भारत एक गणराज्य तभी बन गया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप ये टिक कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है 1950। आंसर है 1950। हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को, अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में कि 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सॉरी, भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तभी तो भारत एक गणराज्य बना। तभी तो भारत एक गणराज्य बना। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तभी तो भारत एक गणराज्य बना। तो इसका सही आंसर होगा 1950। ठीक है, याद रखिएगा। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। यानी कि सिंपल भाषा में आपको बताना है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आपको ये सारे पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है। इस पर अभी ये पूछा गया राइट टू फ्रीडम के बारे में। कल आपको क्वेश्चन आ जाएगा राइट टू इक्वलिटी के बारे में, तो वो पता होना चाहिए किस आर्टिकल में है। ठीक है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और कई सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आर्टिकल 22 रिलेटेड है, आर्टिकल 22 रिलेटेड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, आपको बिना किसी बात के अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको ये बिना किसी बात की जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, और आपको बताया जाएगा पहले कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया गया है या जेल में डाला गया है। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 में। मतलब ये जानना आपका अधिकार है कि आपको किस संबंध में अरेस्ट किया गया है। ठीक है, ओनली कुछ केसेस में आपको ऐसा हो सकता है कि नहीं बताया जाए, वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये आपको बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है। ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी जो भी अपराध अगर हुआ है तो उसके बारे में आपसे ज़बरदस्ती कन्विक्ट नहीं कराया जा सकता। आपको ऐसे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती आपके साथ कि ये जो ऑफेंस आपने किया है या जो भी ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में कन्विक्शन दे दीजिए। ठीक है, ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है ना। कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, ये सब राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है, राइट टू फ्रीडम में ही आता है ये सब। 20, 21, 22 आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है राइट टू फ्रीडम, और ये 19, 21, 22 ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 आपसे किसके बारे में बात करता है,
आर्टिकल 19 बात करता है, आर्टिकल 19 है, इसमें 6 आर्टिकल आते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 20 हो गया कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, यानी कि आपसे ज़बरदस्ती एक तो नहीं की जा सकती, फिर एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं मिल सकती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डिटेल में आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। आर्टिकल 19 में मैं अब यहाँ पर चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंदर 6 ऐसे राइट्स हैं, जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो है फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल 19 में मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी आप अपना ग्रुप बना सकते हैं कोई भी, ठीक है, इकट्ठे हो सकते हैं किसी एक जगह पे। फिर एसोसिएशन है ना, मतलब आप अपना कोई भी यूनियन, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, ये भी आपको फ्रीडम है, ये भी फंडामेंटल राइट है। फिर मूवमेंट, आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। फिर रेजिडेंस, कहीं पे भी रहिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत में कहीं पे भी रहिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसी में आता है, ये भी फंडामेंटल राइट है आपका। किसी भी प्रोफेशन को चुनिए, कोई भी काम कीजिए, ठीक है, कोई भी काम आप जो करना चाहते हैं, जो आपके हिसाब से अच्छा है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये याद रखना आप। आर्टिकल 21 रिलेटेड है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और ट्रिक्स भी बता दूंगा कि कैसे याद रखना है। तो बस बने रहिए, आप तो देखते रहिए बस वीडियोस। फिर है ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय। यूनियन मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, कौन करता है बताइए? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। अब आपको लगेगा कि भाई केंद्र सरकार के मंत्री हैं तो उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। प्रधानमंत्री जी रिकमेंड करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति जी का जो मन करेगा उस व्यक्ति को यूनियन मिनिस्टर, केंद्र मंत्री बना देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की रिकमेंडेशन होगी कि भाई इस एक्स बंदे को, इस वाई एक्स वाई जेड व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनीवन एज द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन कल अगर क्वेश्चन आ गया कि रिकमेंड कौन करता है, तो रिकमेंड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। ठीक है, चलो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय बोथ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पे। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन इलेक्ट करता है? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें कौन इलेक्ट करता है? तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कहानी समझाई थी इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स की। ठीक है, 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक इलेक्टेड होते हैं, एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो वो कहानी का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों जगह, है ना। तो आराम से अलग से एक वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? बोथ द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, चलिए। द आरटीआई एक्ट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट, यानी कि आरटीआई एक्ट, जो आरटीआई अधिनियम है, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। तो बेसिकली आप यहाँ इन लेक्चर से ये आइडिया लीजिए कि किस तरीके से
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के पार्ट में, ठीक है। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैव द नेशनल पार्टी स्टेटस, भारत में कितनी राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है, नेशनल पार्टी स्टेटस है? 7, 12, 5, 3। अब देखिए क्वेश्चन ये पुराना 2017 का क्वेश्चन है, तो 2017 के हिसाब से 7 है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 7 है, लेकिन अभी 8 हो गया है। करंट अफेयर्स में अगर आप अपडेट होते रहे होंगे तो नेशनल पार्टी इंडिया के अंदर 8 हो चुकी हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 8 नेशनल पार्टीज हो चुकी हैं। कौन कौन सी, नाम एक बार मैं बता देता हूँ आपको। नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली, ठीक है, ममता दीदी वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, AITMC, ममता बनर्जी जिसकी अध्यक्ष है। फिर बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, BSP, ठीक है, मायावती जी जिसकी अध्यक्ष है। BJP, पता ही है आपको, BJP नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, JP नड्डा जी इसके अध्यक्ष है। CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, 2 CPI हैं, एक सिंपल CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, दोनों ही नेशनल पार्टी हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी ये अभी रिसेंटली ऐड हुई है, ठीक है। सबसे रिसेंटली किसको ऐड किया गया है? नेशनल पीपल्स पार्टी को ऐड किया गया है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली पार्टी, ठीक है, शरद पवार जी इसके अध्यक्ष हैं, वो पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे रिसेंटली भारत में नेशनल पार्टी स्टेटस किस पार्टी को मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 पार्टी हो जाती हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, मैं बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनको रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन उनको हटाता है पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर होगा पार्लियामेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर? देखो फिर वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया। अब आपको दूसरे तरीके से पूछ लिया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है, तो वो था आर्टिकल 370, ठीक है। था इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल हट चुका है और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। डेट मैंने बताई थी 5 अगस्त 2019, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आज डिस्कस किए आपके साथ। अब आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। क्या करना है आपको? शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिले यार। अभी क्या हो रहा है बाज़ार में, कोई भी, मुझे पता है कि आप लोग उसकी वो डिजिटल टीवी और वो पेन पेंसिल देख के तो उसके चक्कर में फंस जाते हैं और वहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन पूरी जान लगा देंगे, आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे यार। सिलेक्शन लेना है, क्या लेना है? सिलेक्शन, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल बनना ही बनना है, ठीक है। 4000 वैकेंसी है, इससे ज़्यादा अब क्या आएगी यार? 4000 वैकेंसी है, जी जान लगा दो 4 महीने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो और लोगों तक अच्छे कंटेंट को पहुंचाने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और रिसर्च करके और ज़्यादा डीप एनालिसिस करके आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। बस चैनल के साथ लगातार बने रहो, व्यूज़ बढ़ा दो यार, शेयर बढ़ा दो। चलो, ऑल द बेस्ट।